दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है छंद। दोस्तों, छंद पर आधारित वीडियोज की श्रृंखला का ये दूसरा भाग मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा कि छंद कहते किसको हैं, छंद शब्द बना कैसे है, छंदों के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, छंदों के अंग कौन कौन से हैं और प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि वार्णिक छंद किसको कहते हैं और वार्णिक छंदों में प्रमुख वार्णिक छंद जो कवित्त हैं, गणाक्षरी हैं, मनहरण हैं और सवैया है, जो हिंदी के मूल वार्णिक छंद कहे जाते हैं, इन पर दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो छंद वार्णिक छंदों में बसते हैं उस पर वीडियोज के तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि छंद कहते किसको हैं। दोस्तों, देखा जाए तो छंद वस्तुतः एक प्रकार से कविता का अनुशासन है। छंद जो होता है वो निश्चित चरण, निश्चित मात्रा, यति, गति, गण, वर्ण, तुक, इन सब से नियोजित एक पद्यबद्ध रचना का नाम दोस्तों छंद है। दोस्तों, छंद शब्द बना कैसे, इस पर अगर विचार करें तो छंद शब्द दोस्तों चद धातु से बना है और कहीं कहीं छदि धातु से बने होने का भी उल्लेख मिलता है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों छंदास या आच्छादनात्, यानी आच्छादित करना, है ना। यानी छंद एक ऐसी चीज है जो अपने अनुशासन के नियमों से किसी पद्यबद्ध रचना को आच्छादित कर लेती है। छंद का अर्थ दोस्तों आह्लादित करना या खुश करना या प्रसन्न करने के अर्थ में भी लोग लगाते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ ये कि छंद शब्द की चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई, तो ये सारी चर्चाएं पहले वीडियो में हो चुकी है, लेकिन एक द्रुत गति से, त्वरित गति से इन सारी चीज़ों पर दृष्टिपात कर लेना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसका पुरुष सूक्त जो है उसमें छंद शब्द की सबसे पहले चर्चा होती है। दोस्तों, जो वार्णिक छंद है, चूंकि पहले भाग में हमने मात्रिक छंदों का उल्लेख किया, महत्वपूर्ण जो मात्रिक छंद थे, इस वीडियो में हम वार्णिक छंदों पर चर्चा करेंगे। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी वार्णिक छंदों पर हम चर्चा करेंगे तो, इसलिए जो कुछ महत्वपूर्ण जो वार्णिक छंद हैं उन्हीं पर चर्चा होगी। बाकी जो वार्णिक छंद बचते हैं उनके लिए दोस्तों अगले वीडियो के अगले भाग में हम उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि वार्णिक छंद कहते किसको हैं। दोस्तों, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया जो छंद होता है वो वार्णिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही है आपको, जो मात्राओं की गणना पर आधारित हो वो मात्रिक छंद कहलाता है, यानी जिसमें मात्राओं की गणना होती हो वो मात्रिक छंद होता है। और जो वार्णिक छंद होता है वो वर्णों की गणना के आधार पर वो नियोजित होता है। आप जानते हैं दोस्तों, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद यही दो मुख्य भेद होते हैं छंदों के। वैसे छंदों के बहुत से भेद बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि दो ही भेद हैं छंदों के, एक मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मात्रिक छंदों की तरह इन्हें भी सम, विषम व अर्धसम इन 3 भागों में बांटते हैं। जैसे मात्रिक छंदों में आपने देखा कि मात्रिक छंदों को 3 भागों में बांटा गया, एक सम मात्रिक छंद, दूसरा विषम मात्रिक छंद और तीसरा अर्धसम मात्रिक छंद। दोस्तों, अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे ट्रिक्स के साथ चीज़ों को तैयार कराने का प्रयास किया गया। अर्ध सम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, है ना, इन सारी चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से हमने पूरा याद कराने का प्रयास किया है। तो उसी तरह से दोस्तों जो वार्णिक छंद होते हैं वो भी मोटे तौर पर 3 भागों में, सम, विषम और अर्धसम, यानी समवार्णिक, विषम वार्णिक और अर्धसम वार्णिक, इन 3 भागों में बांटते हैं। क्योंकि जो विषम वार्णिक और अर्धसम वार्णिक छंद हैं इनके उदाहरण दोस्तों न के बराबर मिलते हैं, इसलिए वार्णिक छंदों को केवल सम वार्णिक छंदों के 2 जो उपभेद हैं, एक साधारण और दूसरा दंडक, इन्हीं 2 रूपों में ही विभक्त मानते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वार्णिक छंद कितने प्रकार का होता है तो मोटे तौर पर आप 2 प्रकार बता सकते हैं। पहला साधारण और दूसरा क्या है, दंडक, है ना।
दंडक छंद और साधारण छंद। क्योंकि ये सम वार्णिक छंदों के दो भेद हैं, बाकी विषम और अर्धसम के उदाहरण ना के बराबर मिलते हैं, इसलिए सम वार्णिक छंदों के ये जो दो भेद हैं, एक साधारण और दूसरा दंडक, इन्हीं को हम देख सकते हैं वार्णिक छंदों के भेद के रूप में। दोस्तों, साधारण छंद किसको कहते हैं और दंडक छंद किसको कहते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेना बहुत ही आवश्यक है। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि साधारण वार्णिक छंद और दंडक वार्णिक छंद में कितने कितने वर्ण होते हैं एक चरण में। तो दोस्तों 26 वर्ण प्रति चरण जिस वार्णिक छंद में होता है वो साधारण वार्णिक छंद कहलाता है, और 26 वर्ण से अधिक एक चरण में अगर किसी वार्णिक छंद में है तो वो दोस्तों दंडक वार्णिक छंद कहलाता है। इसी तरह से मात्रिक छंदों में भी हमने देखा कि उसमें भी साधारण और दंडक होते थे। सम मात्रिक छंदों में साधारण और दंडक होते थे। दोस्तों, वार्णिक छंदों की चर्चा हो और या माता राजभान सलगा ये इस सूत्र का उल्लेख ना हो तो बात पूरी नहीं होती, क्योंकि वार्णिक छंद जो होते हैं वो गणों पर दोस्तों आधारित होते हैं। गण की चर्चा पहले की गई है, क्योंकि गण होते क्या हैं। गण निश्चित रूप से, गण माने समूह होता है, वैसे बोलचाल की भाषा में भी गण माने समूह होता है। गण माने समूह, तो किस चीज का समूह, 3 वर्णों का समूह दोस्तों, है ना। 3 वर्णों के समूह से एक जो शब्द बनता है उसको हम गण कहते हैं दोस्तों, है ना। और इन गणों की संख्या टोटल 8 बताई गई है। वार्णिक छंदों पे गणों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम गण नहीं जानेंगे तो फिर वार्णिक छंदों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये गण बनते कैसे हैं, उनके लिए एक सूत्र हमारे संस्कृत के वैयाकरणों ने, संस्कृत के व्याकरणवेत्ताओं ने बनाया है। या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा में जो प्रथम 8 वर्ण हैं, यही 8 वर्ण 8 गणों को बताते हैं, है ना। 8 गणों में कौन किस हिसाब से लघु और गुरु का क्रम है, इसको अगर जानना हो तो ये सूत्र दोस्तों याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इस सूत्र के प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण जो हैं वो लघु और गुरु हैं, जैसे लगा, है ना। या माता राजभान स लगा, तो स तक क्या है, ये 8 अक्षर हैं, 8 वर्ण हैं, और इन 8 वर्णों से ही 8 गणों का संकेत हमको प्राप्त होता है इस सूत्र से। जिस भी गण की मात्राओं का स्वरूप हमको जानना हो, उसके बाद के 2 वर्णों को इस सूत्र से ले लिया जाता है ना। जैसे या माता राजभान सलगा है, तो ये शुरू के जो 8 वर्ण हैं यही 8 गण हैं, इन्हीं से 8 गणों का संकेत मिलता है। जिस भी गण का स्वरूप हमको जानना हो, उसके आगे के 2 वर्णों को हम जोड़ के देखते हैं। उस आधार पर हम बता सकते हैं कि इस गण में लघु और गुरु का क्रम क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। जैसे यगण, है ना। यगण, अब देख लीजिए ये 8 गण कौन कौन से हैं। यगण है, मगण है, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये ल माने लघु, ग माने गुरु, तो ये 8 क्रम है यही। अब आपको जानना है कि जैसे यगण का स्वरूप अगर आपको जानना है तो या तथा उसके आगे के 2 अक्षर कौन कौन से हैं, मा और ता, आगे के 2 अक्षर यही हैं। तो बन क्या गया, या माता। या माता माने या क्या है, लघु है, माँ क्या है, गुरु है, ता क्या है, गुरु है। तो लघु गुरु गुरु, यगण माने लघु गुरु गुरु, यही क्रम है, यही स्वरूप है यगण का। इसी प्रकार से मगण और अन्य वर्णों के स्वरूप को भी हम जान सकते हैं। इन 8 गणों के स्वरूप को इस प्रकार दोस्तों देखा जा सकता है। जैसे यगण मैंने पहले ही बताया, मगण, तगण, रगण, जगण और भगण और नगण, तो इनका क्रम यही है दोस्तों। जैसे कोई भी आपको गण का स्वरूप निकालना हो, अब इसमें देख लीजिए या माता, या निकालना हो या का, यगण का, तो या माता, है ना, यहाँ से ये ले लेंगे, तो लघु गुरु गुरु। अब मगड़ का निकालना है तो मा ता रा, है ना, गुरु गुरु गुरु, तो ये एक क्रम है। अब तगण का निकालना है तो ता से उठाइए ताराज, है ना, ताराज, गुरु गुरु लघु, है ना।
अब ज का निकालना है तो जभान है, लघु गुरु लघु, जभान जभान। तो इसी तरह से दोस्तों पूरा आप निकाल सकते हैं 8 गणों को, और इनका स्वरूप यहाँ दिया गया है। जैसे यगण का लघु गुरु गुरु, मगण का गुरु गुरु गुरु, तगण गुरु गुरु लघु, रगण गुरु लघु गुरु, जगण लघु गुरु लघु, भगण गुरु लघु लघु, नगण, और तीनों वर्ण इसमें क्या है, लघु हैं। तो ये क्रम है, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं इन 8 वर्णों के 8 गणों के स्वरूप को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो महत्वपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण वार्णिक छंद हैं। अब वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, अब एक ही वीडियो में सभी वार्णिक छंदों को समेटना बड़ा कठिन काम है, इसलिए इसमें कवित्त, घनाक्षरी, मनहरण और सवैये को ही लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण। कवित्त छंद के दोस्तों प्रारंभकर्ता केशवदास माने जाते हैं। यह वार्णिक समवृत्त छंद है। कभी कभार पूछता है परीक्षाओं में कवित्त छंद के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों केशवदास, चूंकि वही केशवदास जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, आचार्य शुक्ल ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा, तो वही केशवदास जो हैं ये कवित्त छंद के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों कवित्त पर बहुत ज़्यादा केसों ने लिखा। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं के स्क्वायर है ना, के से केशव, के से कवित्त। यह वार्णिक समवृत्त छंद है दोस्तों। कैसा छंद है? समवृत्त छंद है। इसमें जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों सब लगभग समवृत्त के ही हैं। मैंने आपको बताया जो अर्ध समवृत्त, अर्ध वार्णिक, अर्ध समवार्णिक और विषम वार्णिक जो हैं इनके उदाहरण ना के बराबर मिलते हैं, इसलिए समवृत्त छंदों की ही चर्चा यहाँ की गई है। और इस आधार पर वार्णिक छंदों के 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। दोस्तों महत्वपूर्ण चीज ये कि अब आप देखेंगे यूट्यूब पे ही आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, किताबों में आप देखिए, तो कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों में देखा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक ही राइटर एक ही पृष्ठ पर कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण के विषय में कंफ्यूजन पैदा कर देता है, मैं देखता। लेकिन ये वीडियो दोस्तों देखने के पश्चात कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण के विषय में जो भी शंकाएं होंगी आपकी वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों होता यह है कि कुछ लोग कवित्त, घनाक्षरी, मनहरण इन तीनों नामों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं, है ना। अब कुछ लोग मान के चलते हैं कि कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण तीनों एक ही नाम है, एक ही छंद के नाम है। आप कवित्त कह लीजिए, घनाक्षरी कह लीजिए या मनहरण कह लीजिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आगे आप वीडियो देखेंगे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कवित्त क्या है, घनाक्षरी क्या है, मनहरण क्या है। दोस्तों इसका सबसे पहले कवित्त देखते हैं। कवित्त का लक्षण दोस्तों जानते हैं। कवित्त के चारों चरणों में दोस्तों कुल 31 मात्राएं होती हैं। 8 और 7 वर्णों पर प्रधान यति तथा 8, 8, 8, 7 वर्णों पर साधारण यति, यानी 8वें 3 बार 8वें वर्ण पर और चौथे में 7वें वर्ण पर साधारण यति होती है और 8वें 7वें पर प्रधान यति होती है। तो कवित्त के संदर्भ में ये मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि कवित्त माने 31 वर्ण वाले जो हैं छंद। 31 दोस्तों ये देखिए मात्रा गलत लिख दिया गया है, मात्रा नहीं बल्कि वर्ण है। कुल 31 वर्ण होते हैं, ना कि मात्रा होती है ना। तो ये चूँकि मात्रिक छंद ज़्यादा हम आप पढ़े हैं इसलिए मात्राएं ही आ जाती हैं सबसे पहले। चूँकि ये वार्णिक छंद है तो 31 दोस्तों वर्ण होते हैं, ना कि मात्राएं होती हैं। मात्रा की जगह वर्ण पढ़िए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कवित्त में जो कवित्त का चरणांत होता है उसमें गुरु होता है ना। कवित्त में 4 चरण होते हैं। चरण के अंत में दोस्तों क्या होता है? गुरु वर्ण होता है। क्योंकि कविता के एक चरण में 31 मात्राएं होती हैं इसलिए इसके एक ही चरण को 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। क्योंकि दोस्तों एक ही वर्ण में 31 वर्ण काफ़ी लंबी पंक्ति हो जाती है, यानी 31 वर्ण एक ही पंक्ति में लिखना बड़ा कठिन है, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, तब जाके 31 वर्ण जो हैं एक पंक्ति में आ पाएंगे।
इसीलिए इन 31 वर्णों को 2 पंक्तियों में दोस्तों लिखते हैं। चूंकि कविता है, देखने में भी सुंदर लगनी चाहिए, कोई गद्य थोड़ी है कि गद्य होता तो 31 क्या 62 वर्ण लिख देते एक पंक्ति में। लेकिन ये पद्य है, इसलिए आपको एक कविता का एक जो फॉर्म होता है उसमें आपको लिखना है इसमें। तो 31 वर्णों को 2 पंक्तियों में हम लिखते हैं। इसलिए कभी कभार नए बच्चे जो होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं 4 नहीं बल्कि 8 चरण इसमें होते हैं कवित्व में। ऐसा नहीं होता, 4 ही चरण होते हैं। एक चरण को 2-2 पंक्तियों में हम लिखते हैं दोस्तों। कवित्व का उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एक उदाहरण है यहाँ देखिए, आते जो यहाँ हैं ब्रज भूमि की छटा को देख, नेक ना घाते होते मोद मद माते हैं, जिस ओर जाते उस ओर मन भाए दृश्य, लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं, पल भर अपने को वे भूल जाते सदा, सुगध अतीत सुधा सिंधु में समाते हैं, जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं और गैया को चराते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर कवित्व है। कवित्व और सवैया ये 2 छंद ऐसे हैं हिंदी के जो कि बहुत ही मन मोह लेते हैं, दूसरों का मन मोह लेते हैं, पाठकों का, सहृदयी जनों का। बहुत मध्यकाल में तो बहुत सारे कवित्व लिखे गए, सवैये लिखे गए मध्यकाल में। तो दोस्तों आप देख लीजिए 31 वर्ण आपको मिलेंगे यहाँ, और 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति मिलेगी, और लास्ट में क्या गुरु मिलेगा। आप देख लीजिए 1, 2, अब देखिए पूरा वर्ण गिना जाएगा, लघु गुरु का क्रम नहीं है, पूरा वर्ण गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक कहीं छूट गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 है, एक छूट गया। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देख लीजिए तीनों में क्या क्या है, 8, 8 वर्णों पर यति है, और अंतिम में क्या है 7 वर्णों पर है, और लास्ट में क्या है गुरु है। तो दोस्तों ये अब यही चीज बाकी सारे चरणों में आप देख लेंगे। अब चूंकि देखिए ये एक चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, और ये चौथा चरण हो गया, यानी 2-2 पंक्तियों में एक चरण लिखे गए। चूंकि 31 वर्ण हैं इसमें, तो 2-2 पंक्तियों में एक चरण लिखे गए, इसलिए ये 8 चरण जैसा लग रहा है, लेकिन ये 4 ही चरण इसमें होते हैं। छंदों में 4 चरण ही होते हैं। दोस्तों दूसरी चीज है घनाक्षरी। कवित्व क्या है आप समझ गए। कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, और 31 वर्णों में 8, 8, 8, 7 वर्णों पर यति होती है, और लास्ट में क्या होता है गुरु होता है। अब घनाक्षरी और मनहरण क्या है। अब चूंकि घनाक्षरी कवित्व मनहरण एक ही चीज समझी जाती है, बहुत लोग भ्रम बिल्कुल फैला दिए हैं कि कवित्व घनाक्षरी मनहरण क्या है, एक ही छंद है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। अब घनाक्षरी क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि घनाक्षरी नाम क्यों पड़ा, है ना। घनाक्षरी नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों घनाक्षरी छंद जो होता है, घनाक्षरी छंद अक्षरों की निश्चित संख्या से विनिर्मित होता है, इसलिए इसे घनाक्षरी कहते हैं। घनाक्षरी है ना, घनाक्षरी, घन का मतलब यहाँ समूह से लीजिए, अक्षरी माने अक्षर, अक्षरों का समूह। यानी घनाक्षरी छंद क्या है, अक्षरों की निश्चित संख्या से ये विनिर्मित होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें गणों का बोलबाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि गण होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ गणों पर ही आधारित है। घनाक्षरी में अक्षरों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। एक पूरे चरण में अक्षरों की मात्रा निश्चित होती है, और इसी से ये छंद विनिर्मित होता है, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहते हैं, घनाक्षरी कहते हैं। दोस्तों घनाक्षरी छंद जो होता है, इसके प्रत्येक चरण में 30 से 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में आरंभिक 3 यतियां 8, 8 वर्णों पर, वो चौथी यति 6, 7, 8 या 9 वर्ण पर होती है। दोस्तों ये चीज समझने वाली है। कवित्व क्या है, वो 31 वर्णों का है, ठीक। अब चूंकि घनाक्षरी भी 31 वर्णों की होती है, चूंकि सिर्फ 31 वर्णों की ही नहीं होती, आप देखते हैं इसमें 30 वर्ण से 33 वर्ण, यानी 30, 31, 32 और 33,
यानी घनाक्षरी जो होती है, घनाक्षरी के कई भेद हैं दोस्तों। किसी किसी रूप में घनाक्षरी जो है वो 30 वर्णों की हो जाती है, एक चरण में 30 वर्ण। घनाक्षरी के किसी भेद में एक चरण में 31 वर्ण हो जाते हैं, किसी भेद में 32 वर्ण और किसी भेद में 33 वर्ण हो जाते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि 30 वर्णों से लेकर 33 वर्णों तक का प्रथम चरण में अगर है तो वो घनाक्षरी कहलाता है। चूंकि इसके प्रत्येक चरण में 3 यतियां होती हैं और नहीं 3 यतियां जो होती हैं वो 8-8 वर्णों पर होती हैं और चौथी यति जो होती है वो 6 वर्णों पर, 7 वर्णों पर, 8 वर्णों पर और 9 वर्णों पर। यानी 6 वर्णों पर है तो फिर 8 त्रिक 24 6 30, यानी 30 वर्ण वाली घनाक्षरी हो गई। और 7 वर्णों पर है तो 31, 8 वर्ण पर यति है लास्ट में तो फिर 32 और 9 वर्ण पर है तो फिर 33। इस आधार पर भेद इसका दोस्तों अलग अलग हो जाता है। यानी शुरू की 3 जो साधारण यतियां हैं वो 8-8 वर्णों पर होती हैं और अंतिम वाली जो यति है वो कभी 6 वर्ण पर, कभी 7, कभी 8 और कभी 9 वर्ण पर। इसी आधार पर घनाक्षरी के कई भेद दोस्तों विनिर्मित होते हैं। घनाक्षरी छंद के दोस्तों भेदों की अगर बात कर लें तो ज्ञातव्य है कि इसके प्रत्येक चरण की प्रारंभिक यतियां जो हैं वो 8-8 वर्णों पर और चौथी यति 6, 7, 8 या 9 वर्ण पर होती है। इसकी चौथी यति के आधार पर ही दोस्तों इसके जो हैं भेद निरूपित होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कई भेद हैं इसके, अब सभी भेदों की यहाँ चर्चा नहीं हो पाएगी। अब लेकिन जो प्रमुख भेद हैं वो इसी प्रकार है। जैसे 30 वर्णीय जो घनाक्षरी है ये घनाक्षरी का पहला भेद माना जाता है। 30 वर्णीय घनाक्षरी को घनाक्षरी का पहला भेद दोस्तों माना जाता है। दूसरे भेद की बात करें तो 31 वर्णीय जो घनाक्षरी होगी उसको दूसरा भेद। तीसरा भेद 32 वर्णीय घनाक्षरी का और चौथा भेद 33 वर्णीय घनाक्षरी का। अब ये इनको आप देख लीजिए, पहले भी मैंने बताया 30 वर्णीय जो घनाक्षरी है इसमें 8-8-8 और 6 वर्णों पर साधारण यति होगी। जैसे सूर घनाक्षरी, सूरदास ने एक घनाक्षरी प्रचलित की थी, उन्हीं के नाम पे ये सूर घनाक्षरी हो गई। यानी एक चरण में 30 वर्णों की घनाक्षरी सूर घनाक्षरी। सूरदास ने एक चरण में 30 वर्णों की घनाक्षरी का प्रचलन किया तो वो उनके नाम पे सूर घनाक्षरी कही गई। दूसरा दोस्तों 31 वर्णीय घनाक्षरी। 31 वर्णीय घनाक्षरी क्या, प्रथम 3 यतियां जो हैं वो 8-8 वर्णों पर और चौथी यति जो होगी पहले चरण की वो 7 वर्णों पर हो जाएगी। तो जैसे मनहरण, जनहरण, कलाधर, ये सारी जो घनाक्षरी के रूप हैं ये 31 वर्णीय घनाक्षरी हैं। इसलिए दोस्तों अब देखिए मनहरण, मैंने आपको शुरू में ही बताया ना, कवित्त, घनाक्षरी और मनहरण ये तीनों एक ही माने जाते हैं। क्योंकि मनहरण क्या है, 31 वर्णीय घनाक्षरी है। कवित्त में 31 वर्ण होते हैं, है ना। और तो इसी आधार पर लोगों ने कहा कि नहीं मनहरण, कवित्त, घनाक्षरी ये सब एक ही है। भले मोटे तौर पर आप 31 वर्ण मिल जाते हैं लेकिन देखा जाए तो क्या है, ये घनाक्षरी का एक भेद है दोस्तों मनहरण, है ना। चूंकि कवित्त में भी 31 वर्ण होते हैं, इसमें भी 31 वर्ण होते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे का पर्याय इसको मान के चलते हैं। लेकिन है क्या दोस्तों, मनहरण घनाक्षरी का एक भेद है। और घनाक्षरी क्या है, घनाक्षरी तो 30 से 33 वर्णों वाले जो चरण होते हैं उनको कहा जाता है कि ये घनाक्षरी है। तो इस आधार पर चूंकि 31 वर्ण हैं तो इस आधार पर लोग कह सकते हैं कि नहीं, मनाक्षरी कह देते हैं कि मनाक्षरी, वो घनाक्षरी, मनहरण और कवित्त सब एक ही है, लेकिन सब में अंतर है। दोस्तों जो 32 वर्णीय घनाक्षरी है इसमें 8-8 वर्णों पर 4 यतियां होती हैं। जैसे रूप घनाक्षरी, डमरू घनाक्षरी, कृपाण घनाक्षरी, विजया घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, है ना। ये सब 8-8 वर्णों पर यतियां होती हैं और 32 वर्ण इसमें होते हैं। क्योंकि अब देखिए सब में 8-8 वर्ण होते हैं लेकिन वही जगण, तगण, मगण इनके आधार पर थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन संख्या के आधार पर ये 32 वर्णीय घनाक्षरी ही कही जाती हैं। चौथा भेद जो दोस्तों है वो 33 वर्णीय घनाक्षरी। 33 वर्णीय घनाक्षरी में प्रथम 3 यतियां 8-8 वर्णों पर और चौथी यति क्या है वो 9 वर्ण पर हो जाती है। जैसे देव घनाक्षरी, रीतकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे देव, है ना। देव और बिहारी की तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं देव और बिहारी के।
तो ये 33 वर्णीय जो घनाक्षरी है दोस्तों, ये देव घनाक्षरी इसी के अंतर्गत आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घनाक्षरी का भेद है देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी का एक उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। झिल्ली झनकारे पिक, चातक पुकारे बन, मोरन गुहारे उठी जुगनू चमकी चमकी, घोर घन कारे भारे धुरवा धुरारे धाम, धुमनी मचावे नाचे दामनी दमकी दमकी, झुकनी बहार बहे लुकनी लगावे अंक, भूकनी भुभुकनी की उर में खमकी खमकी, कैसे करी राखों प्राण प्यारे जसवंत बिना, नन्ही नन्ही बूंद झरे मेघवा झमकी झमकी। जसवंत कवि थे एक रीतिकाल के। बहुत ही सुंदर उदाहरण देव घनाक्षरी का। अब इसमें दोस्तों आइए काउंट कर लेते हैं। आपने देखा कि 33 वर्ण होने चाहिए, यानी प्रथम ये 8 वर्णों पर, ये 8 वर्णों पर, 8 वर्णों पर और ये 9 वर्णों पर। तो आइए देखते हैं। झिल्ली में 1 2, अब देखिए ये दोस्तों झनकारे शब्द जो है ये यहाँ गलत टाइप हो गया है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, झनकारे, है ना, इस तरह से हम लिखेंगे तो इसमें 1 2 3 4, है ना, 4 वर्ण इसमें गिने जाएंगे। ये गलत टाइप हो गया है, तो इसी तरह से चूंकि ब्रज भाषा है तो झनकारे इस तरह से पूरा लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 माना, इसमें 4 माना जाएगा। झनकारे 4 वर्ण इसमें हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो आधा ल है तो स्वर रहित वर्ण की इसमें गणना नहीं होती। तो 1 2 और 4 इसमें, 4 2 6 7 8, पिक में 2, तो 8 ये हो गए। फिर 1 2 3, चातक में 3, पुकारे में 3, 1 2 3, बन में 2, 3 3 6 2 8, मोरन इसमें भी 3, गुहारे इसमें भी 3 और उठी में 2, तो इसमें भी 8 हो गया। और इसमें जुगनू 3, चमकी 3, चमकी 3, तो इसमें 9 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 8 वर्णों पर यति, 8 वर्णों पर यति, 8 वर्णों पर यति, ये जो चौथा है ये 9 वर्णों पर यति। तो पूरा उदाहरण इसी तरह से दोस्तों देखेंगे तो 8 8 और 9 वर्णों पर यति के साथ ये देव घनाक्षरी का बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण उदाहरण दिखता है। दोस्तों ये घनाक्षरी, मनहरण और कवित्व था। दोस्तों अब देखते हैं सवैया छंद। सवैया नाम कैसे पड़ा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सवैया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों सवैया छंद का प्रभाव अथवा इसकी मारक क्षमता जो होती है ये अन्य छंदों की अपेक्षा सवागुनी अथवा सवाई होती है, इसलिए संभवतः इसका नाम सवैया पड़ा, है ना। सवैया नाम इसीलिए इसका पड़ा, सवैया यानी अन्य छंदों की अपेक्षा ये सवाई मारक क्षमता वाली, सवाई अधिक प्रभावशाली होती है इसकी मारक क्षमता। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको सवैया कह देते हैं। सवैया, तमाम सवैये प्रसिद्ध हैं, मध्यकाल में तो सवैयों पर बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। इसका लक्षण दोस्तों देख लेते हैं सवैया का। सवैये में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब कवित्व, घनाक्षरी, मनहरण में क्या होता है, 30 से 33 हो जाते हैं। कवित्व में 31 और मनहरण और घनाक्षरी, मनहरण तो घनाक्षरी का एक भेद है, उसमें 30 से 33 मात्राएं हो जाती हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं। मात्रा जब भी इसमें कहें मात्रा तो आप उसको वर्ण समझिए, है ना, क्योंकि मात्रा एक पुरानी आदत पड़ी है। छंद का मतलब मात्रा, क्योंकि मात्रिक छंद ही ज़्यादा पूछे जाते थे परीक्षाओं में, और शुरू से हम लोग मात्रिक छंद ही ज़्यादा पढ़े हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा ये सब ज़्यादा पढ़े हैं, इसलिए छंद आता है तो मात्रा शब्द ही बार बार निकलता है, वर्ण बाद में निकलता है। तो जब भी मात्रा कहें तो आप उसको वर्ण समझिए। तो 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। चरण में एक ही गणों की कई आवृत्तियाँ होती हैं, एक ही गण, है ना। गण कितने हैं, 8 हैं। महत्वपूर्ण चीज है। सवैये में क्या होता है, एक ही गण की बार बार आवृत्ति होती है। कैसे होती है आगे चल के उदाहरण देखेंगे। चरण के अंत में 1 से 3 वर्ण अलग से जुड़े हो सकते हैं। अलग से जुड़े होने का मतलब जैसे जो गण होते हैं वो तो बार बार रिपीट होते हैं, एक ही चरण में गण बार बार रिपीट होते हैं, और 1 से 3 वर्ण जो होते हैं वो अलग से, यानी वो गण नहीं है, अलग से उसमें इंक्लूड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी दोस्तों कि सवैया में कभी कभार उर्दू गज़लों की तरह गुरु को लघु मानने की परंपरा है। उर्दू गज़लें आप जानते हैं,
उर्दू गज़लें जो होती हैं उसमें भी मीटर होता है। मीटर मतलब मीटर क्या है कि यही एक क्रम है, वर्णों का एक क्रम है, मात्राओं का एक क्रम है छंद गज़लों में। उसमें जो है कभी कभार लघु को गुरु मान लेते हैं, है ना, लघु को गुरु मान लेते हैं। तो यगण मगड़ तगड़ का उसमें भी एक क्रम होता है, तो उसमें लघु को गुरु मान लेते हैं, जहाँ नहीं मिल पाता वहाँ मान लेते हैं, यानी लघु को गुरु की तरह पढ़ते हैं। जैसे के है, के क्या है, के गुरु है, लेकिन किसी गज़ल में आ गया के तो वहाँ लघु होना चाहिए, तो उसको लघु की तरह पढ़ देंगे, है ना। ये छूट इतनी होती है, उसको लघु की तरह पढ़ देते हैं। तो सवैये में भी वो छूट होती है, यानी जहाँ जैसे गण अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसको लघु, गुरु है तो उसको लघु की तरह पढ़ देंगे, तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ ये लघु है। मेरे है, मेरे में क्या है, दोनों गुरु गुरु हैं, है ना। अब उदाहरण एक समझ लीजिए, जैसे मेरे है, मेरे क्या है, गुरु गुरु है। अब इसको लघु की तरह पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ेंगे कैसे, मेरे, मेरे, है ना, मेरे पढ़ देंगे तो वो लघु लघु हो जाएगा। तो ये छूट है एक तरह से। छूट क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि उपाय ढूंढा जाता है, विकल्प तलाशा जाता है कभी कभार छंद नियोजन में, कभी कभार गज़लें लिखते समय, छंद बनाते समय कभी कभार समस्या आ जाती है, तो एक तरह से विकल्प ढूंढ लिया गया है। बाकी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए नियमानुसार, लेकिन एक सरल रास्ता अपना लिया गया है। दोस्तों सवैये के भेद की चर्चा कर लेते हैं। सवैये के भेद कितने हैं? जैसे उधर आपने देखा घनाक्षरी छंद के तमाम भेद हैं, वैसे सवैये के भी तमाम भेद पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें भी आपने देखा कि सवैया छंद होता क्या है, शुरू में ही आपने देखा ना 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। कितने? 22 से 26 वर्ण। तो ये इसका लक्षण ही बता दे रहा है कि सवैये छंद के प्रकार बहुत सारे हैं। क्योंकि किसी में एक वर्ण में 22 वर्ण होंगे, तो किसी में एक चरण में जो है 24 वर्ण, किसी में एक चरण में 26 वर्ण। तो इस आधार पर जो है कई भेद हो जाते हैं सवैये के। तो कुछ भेदों की यहाँ दोस्तों चर्चा कर ली जाती है, सभी भेदों को तो नहीं, क्योंकि सभी भेद महत्वपूर्ण भी नहीं हैं, लेकिन कुछ भेदों की यहाँ चर्चा हो जाती है और उनके लक्षण देख लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मदिरा सवैया है एक, है ना। मदिरा सवैया जो होता है दोस्तों, उसमें 7 भगण होते हैं। लक्षण में आपने देखा ना कि गणों की आवृत्तियां बार बार होती हैं, तो 7 भगण, भगण का मतलब लघु गुरु और लघु लघु, है ना। 7 भगण इसमें होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक गुरु होता है, तो कुल 22 वर्ण हो जाते हैं। तो 7 तिरिक 21 और फिर एक गुरु होता है, तो ये 22 वर्ण हो जाते हैं। तो ये मदिरा सवैया हो गया दोस्तों। दूसरा है मत्त गयंद सवैया, बड़ा महत्वपूर्ण सवैया है मत्त गयंद सवैया। इसमें 7 भगण होते हैं दोस्तों। भगण माने गुरु, लघु और लघु। तो कुल 23, 2 गुरु होते हैं लास्ट में, और कुल 23 वर्ण हो गए, है ना। तो बड़ा ही लोकप्रिय सवैया है मत्त गयंद सवैया। मत्त गयंद सवैया का एक उदाहरण देख लेते हैं, बड़ा चर्चित उदाहरण है दोस्तों। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गलत हो गया है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो बहुत ही चर्चित छंद है, बहुत ही चर्चित सवैया है। भक्तिकाल के कुछ सवैये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसमें से एक ये भी है। और रसखान का ही एक और है, वो मानुस हूँ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, तो वो भी मत्त गयंद सवैया में ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसमें देख लेते हैं क्रम क्या है। जैसे 7 भगण और 2 गुरु लास्ट में होते हैं। भगण, भगण का मतलब 7 भगण आपने देखा। सबसे पहले भगण होता क्या है? भगण का मतलब दीर्घ गुरु गुरु, है ना। गुरु गुरु लघु लघु, भगण का मतलब गुरु लघु लघु। अब इसका क्रम इसमें देख लेते हैं। जैसे शेष है ना, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशं जाहि निरंतर ध्यावे। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। से क्या है? गुरु है। स लघु ग लघु, है ना। एक हो गया, एक भगण हो गया। फिर ग नहीं, ने क्या है? गुरु है। स लघु है, म लघु है।
दूसरा भगण हो गया। फिर हे क्या है, गुरु है ना। सा क्या है, लघु है। और दी क्या है, लघु है ना, इसका भी क्रम हो गया। फिर ने क्या है, गुरु है। सा क्या है, लघु है। फिर सु क्या है, लघु है, इसका भी एक भगण का क्रम हो गया। फिर रे क्या है, गुरु है। सा क्या है, लघु है। हु क्या है, लघु है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे, और लास्ट में देख लीजिए 2 गुरु आ गए। तो पूरा इसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं भगण का, 7 भगण और लास्ट में 2 गुरु। मत्तगयंद सवैया बहुत ही चर्चित सवैये का भेद है, मत्तगयंद सवैये का बहुत ही चर्चित भेद है। आगे दोस्तों देखते हैं किरीट सवैया। ये भी बड़ा चर्चित है, किरीट सवैया। इसमें 8 भगण होते हैं और इसके साथ प्रत्येक चरण में कुल 24 वर्ण होते हैं। छंद का, सवैये छंद का अगला भेद है दुर्मिल सवैया, जिसको चंद्रकला भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और साथ में कुल 24 वर्ण होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चकोर सवैया। अब सबका उदाहरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है, सबका उदाहरण देने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनका लक्षण आप जान लीजिए। मोटे तौर पर आप ये जानिए कि 22 से 26 वर्ण हो तो फिर वो सवैया है ना। मत्तगयंद सवैया बड़ा चर्चित सवैया है जिसमें 23 वर्ण होते हैं। ये क्या है, चकोर सवैया है ना। इसमें 7 भगण होते हैं और लास्ट में गुरु लघु होता है। 23 वर्ण इसमें भी हो जाते हैं सब। सुंदरी सवैया दोस्तों, सुंदरी सवैया, सुंदरी सवैया को माधुरी या सुखदानी सवैया भी कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से माधवी सवैया या सुखदानी सवैया किसको कहते हैं। तो सुंदरी सवैया के ये भेद हैं। माधवी, मान लीजिए माधवी क्या है, सुंदर है बहुत। सुखदानी, सुख का दान कौन करता है, जो सुंदर होता है। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं कि माधवी माने सुंदरी और सुखदानी माने सुंदरी। तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको। अगला है सुमुखी सवैया, बड़ा ही चर्चित सवैया ये भी है, सुमुखी सवैया। इसमें 7 जगण होते हैं दोस्तों। जगण का मतलब लघु, गुरु और लघु, और एक एक लघु गुरु का योग होता है। इस प्रकार ये सुमुखी सवैया बनता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 23 वर्ण होते हैं, यानी 7 तिरी 21 और 2 और 23। अगला है दोस्तों अरसात सवैया। अरसात सवैया 7 भगण होते हैं इसमें और 1 रगण होता है। इसके योग से ये 24 वर्ण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है। ये अरसात सवैया है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों जो वर्ण हैं वो गणों के आधार पर निश्चित करते हैं कि सवैये का क्या कौन सा रूप है। उपजाति सवैया, उपजाति का मतलब दोस्तों होता है कि 2 जो सवैये हैं उनको मिक्स करके जो बनाया जाए वो उपजाति सवैया कहलाता है। भक्ति काल में और रीतिकाल में दोस्तों उपजाति सवैये भी खूब लिखे गए। हिंदी के कवियों ने सवैयों में अनेक प्रयोग किए। इस नए प्रयोग में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई सवैयों के मेल से उपजाति सवैये का निर्माण किया। तो प्रयोगों में सिद्धहस्त थे। उन्होंने प्राय 1 और 3 चरण के सवैयों का और 2 तथा 4 चरण के दूसरे सवैये के लक्षण के अनुसार उन्होंने ऐसा लिखा। इस प्रकार कुछ नए सवैयों की भी उन्होंने रचना की। अलग अलग कवियों ने कभी कभी एक ही सवैये के अलग अलग नाम भी दे दिए। अरविंद सवैया, मानिनी सवैया, सुमुखी सवैया, मुक्तहरा सवैया, भुजंग प्रयात सवैया, इसी प्रकार के सवैये हैं। 2 भिन्न छंदों के मेल से बने सवैयों में मदिरा, दुर्मिल और मत्तगयंद सुंदरी ये बहुत प्रचलित है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि मिश्रित लक्षणों वाले सवैये उपजाति सवैये कहलाते हैं। तो इसमें मदिरा और दुर्मिल, गोस्वामी तुलसीदास जी ने में मदिरा और दुर्मिल के योग से उपजाति सवैयों की सृष्टि की। मत्तगयंद और सुंदरी इन दोनों सवैयों के मेल से भी तुलसी जी ने और अन्य कवियों ने सवैयों का सृजन किया। तो दोस्तों ये इस तरह से सवैयों के भेद हैं
और इस वीडियो में हमने देखा कि कवित्त, मनहरण, घनाक्षरी और सवैया जो छंद होता है, इसके लक्षण और उदाहरण क्या क्या हैं। अब जितने भी भेद हैं सबके उदाहरण तो इसमें नहीं दिए गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कवित्त, घनाक्षरी और कुछ महत्वपूर्ण सवैयों के उदाहरण इसमें दिए गए और आपको समझाया गया कि किस तरह से इनको आप इनकी गणना करके आप देख सकते हैं, इनके लक्षणों से आप इनको पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार के सवैये हैं। तो दोस्तों बने रहिए, अगले वीडियो में हम वार्णिक छंद के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।